हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com। नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली इज गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब हमने बात की है इवन इन एंशिएंट थ्योरीज दैट वी डिड, जैसे कि हमने प्लेटो की बात की थी। हमने देखा प्लेटो ने इन्विसेज किया था एक बहुत ही इन डेप्थ और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। उनका मानना था कि अगर आपने किसी भी तरह का सोशल चेंज लाना है सोसाइटी में, तो ये चेंज जो है वायलेंस के थ्रू, रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं आ सकता। इनफैक्ट ये किसके थ्रू आएगा? थ्रू अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो है आप जो भी चेंजेस इन्विसेज करते हैं इन क्रिएशन ऑफ योर आइडियल रिपब्लिक, आप उनको परपेचुएट कर सकते हैं। साथ ही में जो एजुकेशन स्कीम थी फॉर प्लेटो, ये एक लाइफ लॉन्ग एंटरप्राइज थी, राइट। वी सॉ कि किस तरह से पूरी जिंदगी, इनफैक्ट अगर आपने जो है गवर्निंग क्लास बनना था, अगर आपने फिलोसोफर किंग बनना था, वेल इनटू योर 50s जो है ये पूरा का पूरा एजुकेशन स्कीम चलता था। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एजुकेशन स्कीम जो है wasn't just limited to like we saw literacy, but in fact also talked about inculcation of values and ethics, right, which is why Plato की ये जो scheme of education थी by people like Rousseau, उन्होंने बोला it's possibly one of the greatest treatises on education available। उसी तरह से यही पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन जो है आपको गांधी एंड उनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन में भी मिलते हैं। Now we know Gandhi wasn't someone who was really in support of things like a class struggle or a violent revolution. Right? Gandhi was someone, despite being an anarchist, he was a philosophical anarchist. He wasn't someone who was given to violence or radical change. ठीक है, और गांधी के लिए भी ये चेंज का मैकेनिज्म कहाँ से आना था? एजुकेशन से आना था। अब हमने बात की है मॉडर्न सिविलाइजेशन की एंड किस तरह से वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑन द सेम बेसिस ही सेज वेस्ट से, ब्रिटेन से जो हम आइडिया ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज की बात करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, वो एक बहुत ही लिमिटेड एंटरप्राइज है। ये क्या है? आपको एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसमें पढ़ाया जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन किस पे? कॉन्सेंट्रेशन है इसकी मगिंग अप पे, टेक्स्ट बुक नॉलेज पे, एंड बेसिकली क्रिएशन ऑफ क्लर्क्स।
right? He says this should not be the basis of education. Rather, इसके थ्रू जो है क्या हो रहा है, you might be becoming literate. ठीक है, लिटरेट तो आप बन रहे होंगे, बट कहीं से भी आप एक एजुकेटेड मैन नहीं बन रहे, बिकॉज एजुकेशन इज मच मोर देन ऑल ऑफ दीज. एंड देयरफॉर ही डिसाइड्स टू पुट हिज थॉट्स इनटू प्रैक्टिस. अगेन आपने मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके अंदर पढ़ा होगा अबाउट योर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, which eventually led to the coming up of नई तालीम, right, which was the model of basic education for all, जो कि गांधी ने एक तरह से इनकरेज किया था. right? So now let's look at the details of the education system. अब जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हाउ डू यू प्रमोट द गुडनेस ऑफ द ऑफ सोसाइटी, हाउ डू यू, जिस तरह से प्लेटो ने क्या बात की थी कि हम आइडियल रिपब्लिक कैसे बना सकते हैं, वहीं गांधी क्या बात करते हैं कि हम ये आइडियाज ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, गुडनेस, स्वराज कैसे परपेचुएट कर सकते हैं थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ अ वेल ग्राउंडेड एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, गांधी के लिए मैन जो एक बहुत ही होलिस्टिक बीइंग था. उनका मानना था कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे वो काम नहीं कर रहा, या फिर सिर्फ उनकी फिजिकल नीड्स की बेसिस पे काम नहीं कर रहा. इनफैक्ट हमें एक हार्मोनियस कॉम्बिनेशन चाहिए जहाँ पे उनका दिमाग, उनकी बॉडी और उनका हार्ट तीनों के तीनों इकट्ठे मिलके उनकी लाइफ को ट्रूली कंप्लीट करें. And this he believes is the true aim of education, of teaching a person how to lead a holistic and well balanced life, जहाँ पे उनकी जो intellectual development है वो भी हो पाए, at the same time manual labor, physical labor वो भी encourage हो पाए, ताकि ये जो एक डिस्क्रिपेंसी आई है ऑफ मेंटल लेबर वर्सेस मैनुअल लेबर उसको आप रेक्टिफाई कर सके, और साथ ही में आपकी हार्ट एंड जो सोल है उस पर भी काम हो सके, ताकि यू आर्ट ड्रिवन बाय नैरो इंटरेस्ट लाइक कि मेरे को सबसे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए या मेरे को इतने रुपए का पैकेज मिलना चाहिए, बट द फैक्ट दैट यू कैन पुट दिस एजुकेशन टू यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल. और इसीलिए ये आर्ग्यू करते थे गांधी कि लिटरेसी, मेयर लिटरेट होना इज नॉट एजुकेशन. तो अभी भी हम आजकल बोलते हैं ना कि कई बार सड़क पे कोई जा रहा होता है ना, वेरी बिग कार एंड एंड्स अप रैश ड्राइविंग एक्सेट्रा, सो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल और योर पेरेंट्स एंड अप सेइंग अरे ये देखो ये पढ़े लिखे अनपढ़ जा रहे हैं, राइट. द फैक्ट दैट दे माइट हैव गॉन टू गुड स्कूल्स एंड गुड कॉलेजेस, बट द फैक्ट दैट दे हैवंट रियली इम्बाइब्ड व्हाट एजुकेशन वाज सपोज्ड टू टीच देम. ठीक है, तो उनका ये मानना था कि एजुकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज नहीं है, बल्कि is broadly related to the interests of the society. And अगर हमने सोसाइटी को एक डायरेक्शन में, एक पाथ पे लेके जाना है, तो एजुकेशन विल बी द बेसिस ऑफ डायरेक्टिंग सोसाइटी टुवर्ड्स दैट पाथ. एंड फॉर प्रोविजन ऑफ द सेम, गांधी जी केम अप विद हिज स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसके अंदर ये वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस हैड अ ह्यूज पार्ट, राइट, बिकॉज दे रियलाइज कि हम एजुकेशन जो है सिर्फ फोकसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल लेबर नहीं बना सकते, फोकसिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द रिच नहीं बना सकते, फोकसिंग ओनली ऑन वाइट कॉलर नहीं बना सकते. उनका आइडिया क्या था? ऑफ इनकरेजिंग पीपल टू वर्क विद देयर हैंड्स, ऑफ इनकलकेटिंग स्किल्स दैट विल लीड टू लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, सो दैट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कैन बी इंश्योर्ड एज वेल, राइट. साथ ही में उनका ये मानना था कि ये जब आप स्किल्स करते हो उनके थ्रू आपको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती, बट इन फैक्ट यू माइट हैव हर्ड ऑफ सर्टन थिंग्स, देयर वर सच इंसिडेंट्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इफ यू आर knitting, right, while say if you're sitting in a class and you're knitting, suddenly your brain will become sharper. यहाँ आपने देखा होगा कभी आप कोई भी मैनुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही रूडिमेंट्री काम है, राइट, बहुत ही जो है एक नॉर्मल काम है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जिस कारपेंट्री करना या किसी पौधों को पानी देना, right, it is during that time कि suddenly your brain is really active, you're thinking of new thoughts, you're thinking of new creativity, right. तो उनका मानना था जब भी आप ये ऐसे मैनुअल लेबर कर रहे हो ना, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है एंड उसके कारण आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होने लगता है, जिसके कारण क्रिएटिव थिंकिंग इज इनकरेज्ड, राइट. सो दैट इज व्हाई ही सेड दिस टाइप ऑफ मैनुअल लेबर, वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस जो है प्राइमरी से लेके हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में जो है यूज होना चाहिए, बिकॉज इट विल इवेंचुअली लीड अप टू द ओपनिंग ऑफ योर माइंड, राइट. समटाइम्स आप जो है नॉर्मल मैनुअल लेबर कर रहे होते हो और आपको तब यू फेस अ प्रॉब्लम एंड
यू वॉन्ट टू इमेजिन कि इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक दिस टास्क ईजियर, and that leads to creative thinking and coming up of new ideas and new plans. And this is why, rather than being armchair theorists, rather than being just armchair philosophers, rather than just being involved in textbooks, गांधी का मानना था कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ वोकेशनल ट्रेनिंग, रियल लाइफ मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके कारण और भी क्या होगा, यू विल एंड अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लेबर, और कभी भी आप उसको अंडरमाइन नहीं करेंगे, या यू वोंट थिंक कि पीपल हु परफॉर्म दीज मैनुअल टास्क आर लेसर देन यू। तो एक टाइप ऑफ इक्वालिटी इनग्रेन करने के लिए भी जो है उनका ये मानना था कि ऐसी एक स्कीम ऑफ एजुकेशन इनकलकेट करना ज़रूरी है। साथ ही में उनकी एजुकेशन की फिलॉसफी में ही इनग्रेन द प्रिंसिपल ऑफ अपारिग्रह। अपारिग्रह क्या होता है कि जो आपकी लाइफ है, ज़रूरी है, हम बात करते हैं ना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दिस वॉज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट गांधी इंकरेज्ड, that you make your life simple. You do not be driven by consumerism. You do not be driven by the fantasies of huge high paying jobs wherein you can become someone and the rest of the people can just look up to you and be jealous of you. On the other hand, this aparigraha in fact encouraged peaceful co-living and cooperation, wherein the welfare of one and the welfare of the society was intimately related. राइट, इनफैक्ट हम यही बात करते हैं दैट इन द प्रेजेंट डे हम इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों फेस करते हैं, हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ वर्क एथिक्स। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से इवन व्हेन वी गो टू ऑफिसेज, इवन इफ वी आर हैविंग अ कॉर्पोरेट जॉब, इट्स अ वेरी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट, इट इज़ अ जीरो सम गेम जो कि हमने बना दी है, wherein we feel that us getting a salary hike or us getting a bonus depends on me being better than the other, right? So we don't want to help our colleagues, we don't want to have a collaborative task, in fact we want to show them that हम कितने ज़्यादा better है from the rest of the people, right? Because of this work ethics, वर्क एथिक्स के अंदर, वर्क मोरालिटी के अंदर, टीम स्पिरिट के अंदर, कोऑपरेशन जैसी चीज़ें जो है बहुत कम होती जा रही हैं। एंड तभी हम बोलते हैं ना, वी से थिंग्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ कट थ्रोट वर्क इन्वायरमेंट, कंसल्टेंसी में भी यही होता है, राइट? बिकॉज द आइडिया यू आर्ट लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल, बट आपका बेसिकली एक मेन चैलेंज क्या है कि मैं अपने प्रॉफिट्स कैसे बनाऊँ। सो इन फैक्ट दैट्स व्हाट वी से, राइट, कि इतने जो वेरियस स्कैम्स हुए हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल 2008 का भी जो रिसेशन आया था, राइट, हम उसमें बात करते हैं कि एक मेन प्रॉब्लम किसने कॉज की थी, वाज द क्रेडिट डिफॉल्ट swaps, wherein we say that the Wall Street made money while people were losing theirs, right? The fact कि उन्होंने कई शेयर्स को इतना चढ़ा दिया इवन तो उनकी ट्रू वैल्यू उतनी नहीं थी, एंड फिर क्या किया, उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस भी ले ली। सो व्हेन दो शेयर्स फेल, इंश्योरेंस के पैसे से उनकी जेबें तो बढ़ गई, बट जो आम आदमी ने वो शेयर्स खरीदे थे उसके कारण क्या हुआ, उनकी जो है पूरी की पूरी वो गिर गए। सिमिलरली लोन्स जो लोगों ने लिए थे, उन्हीं लोन्स के बेसिस पे उन्होंने खुद ही ये बेट किया कि लोग इन लोन्स को रीपे नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड व्हेन पीपल डिडंट रीपे देयर लोन्स, वो तो बेचारे डिफॉल्ट हो गए, उनके घर बिक गए, बट यहाँ पे क्या हुआ, इंश्योरेंस के थ्रू यहाँ पे वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स ने इवन वो पैसा जो है कमा लिया। Now ये क्या है, this points to a severe lack of work ethics, wherein they don't care about the miseries of the average man, but what did they want to do? They wanted to earn more and more. ठीक है, अब इसी चीज़ से, इन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए गांधी जी ने ये नई तालीम या बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल एनविसेज की एट वर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमिटी बनाई गई जिन्होंने फिर एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने उस रिपोर्ट के बेसिस पे नई तालीम जो है शुरू कराई गई। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखिए 3 मेन पिलर्स होंगे ऑफ माय एजुकेशन सिस्टम। क्या है ये पिलर्स? पहली चीज, इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, राइट, लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन, कि सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी एजुकेशन खत्म हो गई, नहीं, दिस इज समथिंग दैट विल गो ऑन इनटू योर अडल्ट लाइफ, बिकॉज हमेशा नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें और जो है उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, तो आपको जो है लाइफ लॉन्ग ये लर्निंग प्रोसेस जो है वो कायम रखना है। सेकेंडली, इसका सोशल कैरेक्टर है।
तो ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं है जहाँ पे यू आर पिटिंग वन स्टूडेंट अगेंस्ट द अदर, जहाँ पे आप कहना चाहते हैं अच्छा देखते हैं कौन टॉप करता है, देखते हैं कौन फेल होता है, बट द फैक्ट कि हम चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी टुगेदर किस तरह से प्रोग्रेस करती है, पूरी सोसाइटी के अंदर ये बच्चे कैसे कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। एंड लास्टली ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेबर पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक मगिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वोकेशनल ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व करता है, एथिकल ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व करता है, ताकि एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है बच्चों की वो हो पाए। ठीक है, गांधी जी के लिए एजुकेशन वाज अ प्रोसेस जो कि मॉरल डेवलपमेंट को इंश्योर करता था। एंड आपकी मॉरल डेवलपमेंट सिर्फ आप कभी जब बच्चे हो या एक टीनेजर हो तब तक नहीं, बल्कि एज एन अडल्ट यू नीड दिस इवन मोर। अब यूपीएससी में एथिक्स का एग्जाम क्यों होता है? बिकॉज ये मॉरल कंपस भी आपका जो है देखना चाहते हैं। एंड एथिक्स इज समथिंग विच विल स्टे विद यू लाइफ लॉन्ग। ये नहीं है कि यूपीएससी में एक बार एग्जाम दे दिया तो एथिक्स खत्म हो गया। इन योर डे टू डे डीलिंग्स, इन द वे दैट यू वर्क एज अ ब्यूरोक्रेट, ethics will continuously play a part in how you perform your role and how well you perform your role. Very importantly, at every level of education, गांधी जी चाहते थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन जो है इनकलकेट हो सके इन द पेडागॉजी इन द एजुकेशन सिस्टम। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण वो कहते थे कि ये जो फिजिकल लेबर एंड फिजिकल क्राफ्ट्स हैं विच हैव ऑफन बीन एसोसिएटेड विद लोअर कास्ट, कि लोअर कास्ट जो है वो इन फिजिकल लेबर्स को कर रहे होते थे, एंड अपर कास्ट जो है जैसे कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, दे वर द वंस हु वर नॉलेज लेडन, ठीक है, दे वर द वंस हु वर स्टडिंग। और उसी तरह से क्या हुआ था, देयर वाज द अपर कास्ट हु हैड नाउ टेकन टू मॉडर्न एजुकेशन एंड वर इन्वॉल्वड इन इंटेलेक्चुअल टास्क्स, वर इन्वॉल्वड इन वाइट कॉलर जॉब्स। So they said कि by ingraining and getting these local handicrafts into day-to-day education system, जो so called lower caste की जो specialities हैं such as spinning, weaving, leather work हो गया, pottery हो गया, metal work हो गया, इन सब को हम mainstream कर देंगे। People will realize that these aren't things to be looked down at, but these are necessary things. इन चीज़ों के बिना हम रहेंगे कैसे? Right? कोई leather work ना करे, where will we get the shoes that we wear from? If nobody is binding books, how will we be able to read books? अगर कोई metal work से utensils नहीं बना रहा, how will we eat things? If nobody is spinning cloth, weaving it, what will we wear? Right? So these are life skills that everyone needs to learn and appreciate. साथ ही में एक और एम क्या था ऑफ इनकलकेटिंग दीज हैंडीक्राफ्ट्स, दैट बाय सेलिंग द थिंग्स दैट दे वर मेकिंग एट नॉमिनल प्राइसेस, स्कूल्स और जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ये रिलाई नहीं करेंगी स्टेट पे। अब इसके दो कारण थे। पहली चीज तो इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। अभी भी हम देखते हैं एज अ पोर्शन ऑफ जीडीपी आर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन रिमेन्स रादर लिमिटेड, राइट। सो कंटिन्यूसली हम ये बोलते रहते हैं इसको और एक्सपैंड कीजिए, इसको और एक्सपैंड कीजिए। सेकेंडली एक और चीज क्या होता है दैट एडेड इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा में हम देखते हैं that a lot of state propaganda also flows in. So a lot of times you can't talk about things that maybe go against the government in power. Why? Because you are dependent on the state and its aid for carrying out your tasks. यही अगर education institutions जो independent हो जाएंगी, ये free thinking encourage कर पाएंगी, instead of using the resources of the state, they will become financially self-reliant and they will be able to support students as and how they wish. है तो ये बहुत ही रैडिकल कॉन्सेप्ट माना गया। यही जो आइडियाज ऑफ गांधी ऑन एजुकेशन सिस्टम है, इनको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यू कैन टॉक अबाउट बोथ ऑन पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल एज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑल्सो। ठीक है कि हाँ, अब पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज क्या क्या हो सकती हैं। Points of similarities can come in the form of, for example, जो new education policy है, now they have also talked about inculcation of skills, right? इन्होंने बात की है vocational training की, skill training की, कि ज़रूरी है इसको ingrain करना, right? Which was obviously also a focus in गांधी जी नई तालीम। साथ ही में एक और चीज़ जिसकी हम बात करते हैं ऑफन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द रिवाइवल ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो गांधी जी का भी ये मानना था कि एजुकेशन किस में होनी चाहिए, इन मदर टंग। वाई? बिकॉज मदर टंग इज समथिंग दैट कम्स इजिली टू द चाइल्ड, राइट। तो मदर टंग को इंकरेज करो इंस्टेड ऑफ गिविंग इन टू द कलोनियलिज्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। यूज मदर टंग। वाई? बिकॉज जो फेमिलियरिटी होती है लैंग्वेज की, क्योंकि वो घर में भी यूज की जा रही है, स्कूल में भी यूज की जा रही है, तो बच्चे को और ईजिली जो है ये चीज़ें समझ में आती हैं।
ठीक है। तो न्यू एजुकेशन ने भी पॉलिसी ने भी ये बात की है कि इट इज इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू बी मल्टीलिंगुअल, कि आप जो है फाउंडेशनल स्टेज पे मदर टंग या लोकल लैंग्वेज का यूज होगा, एंड देन एज यू मूव अहेड देन न्यू लैंग्वेजेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज वेल, राइट। साथ ही में एक और चीज जो कि आई है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्सेज जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। द फैक्ट कि बच्चे जो हैं अब कोर्सेज चूज कर पाए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, एंड इसके कारण क्या है, इसको इंकरेज किया जा रहा है ऑल्सो बाय गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट मेथड्स, राइट, ताकि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके अंदर भी एजुकेशन जो है वो प्रमोट की जा सके एज अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो कि अब तक चलता आ रहा है। देन अगेन वन ऑफ द मेन फाउंडेशंस ऑफ गुड एजुकेशन जो कि गांधी ने भी पॉइंट आउट किया था, वो सपोर्ट एंड ट्रेनिंग जो कि टीचर्स के लिए प्रोवाइडेड होनी चाहिए, राइट। और यही चीज़ जो है अगेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसके बारे में बात करती है कि ये होना चाहिए। However, at the end of the day, there are also lots of differences, right? The introduction of the idea of foreign universities, the kind of boost that is being given to private universities, ये सब जो है कहा जा रहा है, it goes against what Gandhi would have espoused for, right? Similarly, एक और major problem जो कि आती है यहाँ पे is the fact that they haven't been able to break away from the entire एक तरह से overarching power that state enjoys over education, ठीक है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि न्यू एजुकेशन पेज अ लिप सर्विस टू गांधी रादर देन एक्चुअली बीइंग a product of concrete research of Gandhian methods. In fact, on the other hand, 1960s में कोठारी कमीशन आई थी ऑन एजुकेशन, राइट। और ये कोठारी कमीशन ने इनफैक्ट गांधी जी के जो सजेस्टेड मेथड थे उनकी बहुत इन डेप्थ रिसर्च की थी, एंड द काइंड ऑफ मेथड्स दैट दे हैड सजेस्टेड, द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट दे हैड सजेस्टेड केम वेरी क्लोज टू व्हाट गांधीज नई तालीम वाज, राइट। सो गांधी की स्कीम ऑफ एजुकेशन, जब हम आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली मच लाइक प्लेटो, जैसे कि प्लेटो ने वेरियस स्टेजेस बनाए थे, वैसे ही गांधी की स्कीम ऑफ एजुकेशन में भी स्टेजेस थे, एंड दीज इन्वॉल्व 5 मेन स्टेजेस। पहले एक वो बात करते अडल्ट एजुकेशन की, तो जिस तरह से प्लेटो बोलते हैं ना दैट पीपल जो कि लोअर लेवल्स में छंट जाते हैं एंड वो केपेबल ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग क्लास, उनकी एजुकेशन होगी। यहीं पे वो बोलते हैं अडल्ट एजुकेशन भी बहुत नेसेसरी होती है, जहाँ पे आप इन्वॉल्व करोगे एडुकेटेड पेरेंट्स को, पेरेंट्स हु हैड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन या फिर वो वेरी स्किल्ड, right? So even if you have a parent who's a carpenter, he's a very good carpenter, he's a very good leather worker, right? तो ये जो है अपनी स्किल्स और अपनी एजुकेशन पूरी कम्युनिटी के साथ जो है शेयर कर सकते हैं ताकि पूरी कम्युनिटी का भला हो। साथ ही में जो प्री स्कूल एजुकेशन थी जो कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थी, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टीचर्स जो हैं ये पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते थे ताकि एक तरह से एक कनेक्शन बन सके विद द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बच्चों को कुछ बेसिक चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ अपनी देखभाल कैसे करनी है, क्लेanलीनेस कैसे मेंटेन करनी है, स्वच्छता कैसे पूरी कम्युनिटी में रखनी है, सेल्फ हेल्प, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, एंड इन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पीच ट्रेनिंग, मैथ्स, ये सब सिखाई जाती थी। देन प्राइमरी एजुकेशन जो कि जैसे हम अभी भी याद करते हैं हमारे जो 6 to 14 RT के अंदर आता है, फॉर महात्मा गांधी वो 7 to 15, जहाँ पे यही जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, उनको पढ़ाए जाते थे ताकि आगे चल के वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, राइट। तो यहाँ पे जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्लास आपको सारे ये कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते थे, राइट। साथ ही में यू ऑल्सो हैड टू टेक अप वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स and manual labor involving things. Then secondary education आती है, again the vocational education continues, right, जहाँ पे जो various curriculum content है लड़के और लड़कियों के लिए in the age group of 15 to 18, right, उनको productive activities सिखाई जाती हैं ताकि आगे चल के वो इस knowledge को use कर सके for helping themselves as well as the community in large. Lastly came the tertiary education, राइट, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ईदर इट शुड लीड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अडल्ट फैमिली लाइफ, तो यू शुड बिकम अ फैमिली मैन, यू शुड बी एबल टू अर्न एंड प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, और सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, राइट। तो अगर आपको वाइट कॉलर जॉब भी नहीं मिलती है, राइट, यू गेट अ गुड जॉब बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि यू कैन प्रोडक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर community, right? So these were the 5 stages that were envisaged by Gandhi in his scheme of education. Now from this last bit we come to the relevance of Gandhi in today's era. यहाँ पे जो है मैं आपको एक
सॉर्ट ऑफ मॉरल फ्रेमवर्क दे दूंगी. देर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन जो कि आप डाल सकते हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हिज इम्पैक्ट ऑन न्यू एजुकेशन स्कीम. आप इनका इम्पैक्ट जो है डिस्कस कर सकते हैं विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव फार्मिंग, विद रिगार्ड टू कमिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स लाइक अमूल, राइट, विद रिगार्ड टू एंटी कास्ट मूवमेंट्स एक्सेट्रा, राइट. बट साथ ही साथ में रेलिवेंस जो है उसके लिए एक मॉरल फ्रेमवर्क को देखना भी ज़रूरी है. अब महात्मा गांधी इज ऑब्वियसली समवन हु रिमेन्स एक्सट्रीमली रेलिवेंट टिल डे, राइट. इनफैक्ट 2007 ऑनवर्ड्स जो है जो UNGA है, दे डिसाइडेड कि गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है विच इज 2 अक्टूबर, इट विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. सो बेसिकली इट इज़ कमेमोरेटिव ऑफ द फैक्ट कि किस तरह से गांधी जी अभी भी उतने ही रेलिवेंट रहते हैं, राइट. However, in today's day and age, हमने जैसे कि बात की कि with regard to his ideas of education, with regard to his ideas of state, there's also a lot of debate कि क्या गांधी के ideas modern contemporary world में fit हो पाते. Ashish Nandi now has written a very interesting article in this regard, and he says in order to understand Gandhi, you also have to realize that Gandhi himself was a multifaceted personality. Right? We've already talked about कि किस तरह से उनकी theory जो है rather than being systematic was often ridden by internal contradictions. There were numerous things that he was talking about, numerous things that he was inferring based on his observations and experiences. And because of this reason, Ashish Nandi, who's a political psychologist, he says कि गांधी इनफैक्ट एक यूनिफाइड कंसेप्शन नहीं, बट इनफैक्ट देयर आर 4 गांधीज हु कंटिन्यू टू लिव, एंड दीज 4 गांधीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेलेवेंस इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, राइट. इनफैक्ट M. Paranjape, who's a professor in JNU, right, in fact he's written a book on Gandhi, and he says Gandhi, despite the various debates, happens to remain extremely relevant, and Gandhi is the man that we hate to love and love to hate, right. So people have pointed out a lot of problems to him, but people at the same time also realize his relevance and the kind of impact he's had in shaping the socio-political characteristic features of India today, right. हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बात करते हैं तो नंदी पहला एस्पेक्ट ऑफ गांधी जो कि पॉइंट आउट करता है इज गांधी ऑफ इंडियन स्टेट एंड इंडियन नेशनलिज्म, right. We have seen as far as his political ideology was concerned, Gandhi was a philosophical anarchist wherein he hated centralization of power and promoted decentralization, right, in the form of ग्राम राज्य, ठीक है. और ये भी जो है इसके साथ ही साथ में एक पब्लिक एंड प्राइवेट का जो एक स्ट्रिक्ट डिविजन हमें वेस्टर्न सोसाइटीज में देखने को मिलता था, गांधी वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट, राइट. एंड दिस शोकेस इन द फॉर्म ऑफ द रिलीजियस एंड द सेक्युलर के बीच का डिवाइड ऑल्सो विच ही रिजेक्टेड, राइट. जहाँ पे उन्होंने बोला दैट रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग एथिक्स इन पॉलिटिक्स, राइट. Contemporary world में when we look at majoritarianism, when we look at centralization of power, when we see the dilution of separation of power, when we see infringement of institutional autonomy, we suddenly realize कि गांधी और जो problems को point out कर रहे थे in parliamentary democracy, they are becoming even more stark, right. साथ ही में politics के अंदर करप्शन एंड नेपोटिज्म जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, politicization of caste and religion जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, they have all pointed out to the relevance of गांधी का जो thought था and the problems that he talked about. So when he was criticizing parliamentary democracy, we might not accept his wholesale criticism and the fact that parliamentary democracies are redundant, but he made us aware of the problems that can face up, that can show up in the functioning of a parliamentary democracy and how to combat them. सेकेंड गांधी जो कि आशीष नंदी जिसकी बात करते हैं उसको बुलाते हैं गांधी ऑफ गांधीयंस. यहाँ पे वो बोलते हैं द फोकस शुड बी ऑन इंडिजिनियस कॉटेज इंडस्ट्री, खादी, वर्किंग विद योर हैंड्स, बीइंग एबल टू इंश्योर कम्युनिटी वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट. यहाँ पे उन्होंने पॉइंट किया है पीपल लाइक बाबा आमटे, अन्ना हजारे, सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने पीपल्स मूवमेंट्स चलाई, राइट. सो इवन दो दे weren't excessively critical of the state, but on their own level, right, what they wanted to do was bring about a social change, right. Now this is something that obviously, so people like these really encouraged people's movements and encouraged people's participation, right. So Sundarlal Bahuguna and his focus on environmentalism, Chipko movement के लिए he was known, Anna Hazare and obviously the anti-corruption movement, Baba Amte who worked for the empowerment of जो leprosy ridden थे उनकी welfare के लिए, right. So these ideas become very important today also जहाँ पे we need people's participation, we need community development, we need selfless work for the upliftment of the marginalized and the deprived.
The third Gandhi that Nandi points out to again is extremely important in the contemporary world and shows the relevance of Gandhi's thought in today. He says that people like Vandana Shiva, Medha Patkar, Alvarez, who've criticized state policies, who've pointed out flaws in MNC's corporate culture, so on and so forth, and who work towards questioning the system are also inspired by Gandhi. Because Gandhi, at the end of the day, by questioning the British enterprise, by questioning the very basis of colonialism, was someone who did the same thing, right? तो हम बात करते हैं ना कि ऑफन आज के टाइम पे भी सेडिशन जिनके अगेंस्ट लगता है, वी ऑफन एंड अप कंपेयरिंग देम कि हाँ जी तिलक के ऊपर भी लगाया गया था, गांधी को जो है जेल में डाला गया था, राइट? सो दीज आइडियाज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन टुडे, राइट? सो क्रिटिसाइजिंग द पावर, criticizing the government in power, questioning the basis of laws is something that Gandhi encouraged, and this is something which becomes very relevant in today's time, right? So India and the world is facing numerous issues, right? So the idea of the movement against CAA, NRC, the idea of movements against caste atrocities, lynching, violence against Dalit women, right? The idea of even across the world, the Black Lives Movement, so on and so forth, is something which is a Gandhian enterprise. ठीक है, जहाँ पे people who are protesting are seen as a nuisance, but they are probably providing the greatest service to democracy. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंदी जो है पॉइंट आउट करते हैं टू ऑल्सो फोर्थ गांधी. ये फोर्थ गांधी कौन है? ये बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं जो कि इंकरेज करते हैं लोगों को टू एक्चुअली राइज अप अगेंस्ट इनजस्टिस. सर इफ यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट अगेंस्ट इनजस्टिस, आप खुद इनजस्टिस को परपेचुएट कर रहे हो. एंड दैट इज वाई गांधी हैज इंकरेज पीपल लाइक मार्टिन लूथर किंग हु फॉट फॉर सिविल राइट्स इन द यूएसए, Nelson Mandela who fought against apartheid in South Africa. In fact, in numerous other countries, for example, Philippines में Benito was assassinated. उस time पे people rose up against the government of the day and called Benito their Gandhi. या फिर Aung San Suu Kyi before this entire crisis of Rohingyas in Myanmar, when she was questioning the military dictatorship there, she was someone who was also looking up to Gandhi. Right? साथ ही में गांधी obviously in terms of Indian constitution also remains very relevant. You can point out to the various DPSPs जहाँ पे इनको जो है commemorate किया जा सकता है. You can find Gandhi in notions of idea of economic and social justice. Right? Similarly, various fundamental rights जो हैं, especially the fact of right to equality, prohibition of discrimination, right? Prohibition of untouchability, and the fact कि आपके जो religious rights है, religious fundamental rights है, they orient the country towards positive secularism rather than negative secularism, are all can all be linked to Gandhi, right? Similarly, पंचायती राज की आप बात कर सकते हैं, 73rd अमेंडमेंट की आप बात कर सकते हैं, स्कीम्स लाइक मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान की आप बात कर सकते हैं, विच वर ऑल प्रिंसिपल्स जो कि गांधी एस्पाउस करते थे, राइट? साथ ही में द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग अ प्लूरलिस्ट कंट्री, जिसको अपने वेरियस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन गोइंग डाउन द पाथ ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म और ब्रूट कम्युनलिज्म, इज समथिंग दैट गांधी रियली स्टूड फॉर. सो डेमोक्रेटाइजेशन टू द ग्रास रूट्स, democratization of ideas, celebration of pluralism, celebration of tolerance, these are all ideas that Gandhi can be linked to. And present day में जब we face issues like terrorism in the world, when we face issues of environmental degradation in the world, we face issues of climate change in the world, right? Gandhi would again point out various issues जो कि कब से शुरू हो रहे हैं, right? So globalization and global warming and climate change, again rapid industrialization and capitalism, growing inequality, the kind of inequality that Thomas Piketty has pointed to, talk about Gandhi and his focus on how capitalism is leading to greater inequality, loss of human individuality and dignity, and rise of dictatorships and right-wing movements, talk about his criticism of socialism, talk about his need for Swaraj, talk about his criticism of centralization of power, right? So इन basis पे जो है widespread relevance of Gandhian thought जो है अभी भी पाया जा सकता है, and all of these elements can be included in your answers.